नमस्कार। गार्गी क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब वीडियो प्लेटफॉर्म पर आप सभी प्रतियोगी अभ्यर्थियों का मैं सुनील राठौड़ हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। गार्गी क्लासेस हनुमानगढ़ जंक्शन ऑफलाइन बैचेज के साथ साथ पहली बार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपने वीडियो सीरीज शुरू करने जा रहा है, जिसमें आज का ये जो हमारा वीडियो लेक्चर है ये संबंधित रहेगा इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था, जिसकी स्टार्टिंग चैप्टर हमारा भारतीय संविधान का निर्माण और भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के बारे में रहेगा। तो इस चैप्टर में कंप्लीटली भारतीय राज व्यवस्था का शुरुआती जो पार्ट है, शुरुआती जो लेसन है, जो संविधान सभा के रूप में है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण जिस सभा के द्वारा किया गया है उसको अपने संविधान सभा कहते हैं। तो संविधान सभा का निर्माण कब, कैसे, किस तरीके से हुआ और इसने भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रक्रिया से किया, उसके बारे में सारी चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, संविधान सभा जो है ये विचार सबसे पहले विश्व के पहले लिखित संविधान के रूप में जाने जाने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के संदर्भ में विश्व के सामने आया था, जब पहली बार अमेरिकी संविधान का निर्माण करने के लिए विश्व में पहली संविधान सभा बनी थी। इसी संविधान सभा की मांग भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत के विभिन्न राष्ट्रीय नेताओं के द्वारा समय समय पर उठाई गई थी, जबकि उस समय जो हमारी ब्रिटेन सरकार थी या ब्रिटिश शासन जो था, उन्होंने उस मांग को स्वीकार नहीं किया था या उस मांग के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। लेकिन समय समय पर इस मांग को लगातार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सर्वोपरि नेताओं के द्वारा उठाया जाता रहा। तो पहले हम इसी संविधान सभा की मांग किन किन भारतीय नेताओं के द्वारा उस समय की गई थी, राष्ट्रीय आंदोलन के सर्वोपरि वो कौन से नेता थे जिन्होंने संविधान सभा निर्माण की मांग को ब्रिटेन सरकार के समक्ष प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रखा था। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है हमारे पास बाल गंगाधर तिलक का। सन देखें तो सन 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा सबसे पहले एक विधेयक प्रस्तुत किया जाता है जिसका नाम था स्वराज विधेयक के नाम से, स्वराज विधेयक। और इसका इंग्लिश जो ट्रांसलेशन था वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल। ठीक है, इस बिल के अंदर सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये डिमांड उठाई गई थी कि भारत का संविधान जो है वो हमारा संविधान होना चाहिए, यानी कि हमारे लोगों के द्वारा बनाया हुआ संविधान होना चाहिए। तो सबसे पहले संविधान सभा के दर्शन या संविधान सभा का विचार जो है वो अगर हमें कहीं दिखाई देता है तो वो बाल गंगाधर तिलक के स्वराज विधेयक में दिखाई देता है। समय आगे बढ़ा, 1922 में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन के समाप्ति से ठीक पहले एक मांग उठाई जाती है, असहयोग आंदोलन के समय में ही, कि भारतीय संविधान स्वयं भारतीयों द्वारा तैयार किया जाएगा। भारतीय संविधान स्वयं भारतीय तैयार करेंगे, ऐसी जो मांग है वो महात्मा गांधी ने सन 1922 के अंदर उठाई। समय और आगे निकला, 1928 में नेहरू समिति, भारत के तमाम राष्ट्रीय दल उस समय के या पॉलिटिकल पार्टी उस समय के, उन्होंने इकट्ठे होकर के और ब्रिटेन सरकार के समक्ष संविधान का एक प्रारूप रखा, संविधान निर्माण की प्रक्रिया का एक दर्शन उनके सामने रखा। उस रिपोर्ट को अपने नेहरू समिति रिपोर्ट बोलते हैं। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में यह समिति गठित की गई थी। तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा इस समिति की रिपोर्ट में संविधान सभा यानी कि संविधान निर्माण के संबंध में कुछ बातें उठाई गई थी। इसके बाद में 1934 भारत के एक कम्युनिस्ट नेता, भारत के एक कम्युनिस्ट लीडर के रूप में मानवेंद्र नाथ रॉय के द्वारा सबसे पहले भारत के संदर्भ में संविधान सभा शब्द का प्रयोग किया गया था। भारत के संबंध में संविधान सभा शब्द का उल्लेख करने वाले या संविधान सभा शब्द को उपयोग करने वाले जो व्यक्ति थे वो मानवेंद्र नाथ रॉय थे, सबसे पहले जिन्होंने 1934 के अंदर संविधान सभा निर्माण की मांग उठाई थी। इसमें पहली बार संविधान सभा शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा था। इससे पहले जितने भी हमने मांग उठाई थी वो सारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संविधान निर्माण की मांग थी। इसी मांग को 1935 में कांग्रेस पार्टी के द्वारा, जो उस समय का सबसे बड़ा राजनीतिक दल था भारत का,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1935 में पहली बार ऑफिशियल लेवल पर, आधिकारिक स्तर पर संविधान सभा के निर्माण की मांग तुरंत मानवेंद्र नाथ रॉय के बाद में ब्रिटेन सरकार के समक्ष रखी थी। इसके बाद में देखें 1937 में फैजपुर अधिवेशन, महाराष्ट्र की एक लोकेशन थी फैजपुर के अंदर कांग्रेस अपना अधिवेशन आयोजित करती है और उस अधिवेशन में पुनः इसी मांग को दोबारा कांग्रेस ने अपने राष्ट्रीय मंच से उठाया था, फैजपुर अधिवेशन 1937। इसके बाद 1938 का अधिवेशन जो है वो गुजरात की एक लोकेशन है, वर्तमान गुजरात की हरिपुरा के अंदर एक अधिवेशन आयोजित हो रहा है और उस अधिवेशन की अध्यक्षता तो सुभाष चंद्र बोस कर रहे हैं, लेकिन उस अधिवेशन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के तौर पर नेहरू जी द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारतीय संविधान सभा का निर्माण सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर करने की मांग उठाई जाती है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी कि भारत की जनता प्रत्यक्ष रूप से वोट डालकर अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करेगी और वो चुने हुए प्रतिनिधि जनता के द्वारा चुने हुए हैं, वो भारतीय संविधान का संविधान सभा बनाएंगे और उसके माध्यम से संविधान जो है वो हमारा निर्मित किया जाएगा। तो ये जो डिमांड नेहरू जी द्वारा उठाई जा रही है, ये हरिपुरा अधिवेशन 1938 और ये डिमांड थी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की। चलिए समय बीतता है 1939 वो डेट या वो सन था हमारा जब विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होने के साथ ही ब्रिटेन सरकार के लिए आवश्यक हो गया था कि वो भारतीयों तथा भारतीय सैनिकों का सहयोग इस युद्ध को विजय करने में ले। तो इसके लिए ब्रिटेन सरकार ने अलग अलग प्रस्ताव भारतीयों के सामने प्रस्तुत किए, जिनमें उनकी कुछ पुरानी मांगे जो थी उनके ऊपर विचार करने की ब्रिटेन सरकार ने प्रतिबद्धता दिखाई और उसी प्रतिबद्धता को देखते हुए 1940 में भारत के वायसराय के द्वारा, भारत के गवर्नर जनरल के द्वारा उस समय एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है जिसको हम बोलते हैं अगस्त प्रस्ताव। तो 8 अगस्त को यह प्रस्ताव जनता के समक्ष या नेताओं के समक्ष रखा गया था, इसलिए हम इसको अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। और इस प्रस्ताव में पहली बार ब्रिटेन सरकार इस बात को स्वीकार कर रही थी कि भारतीय अपना संविधान स्वयं बनाने का अधिकार रखते हैं, यानी कि भारतीय लोग अपना संविधान स्वयं बना सकेंगे। ऐसी बात सबसे पहले ब्रिटेन की तरफ से अगर स्वीकार की जा रही है तो वो हमारे पास प्रस्ताव था अगस्त प्रस्ताव। लेकिन इस प्रस्ताव में कहीं भी संविधान सभा शब्द का उल्लेख नहीं किया गया था, संविधान सभा नाम का वर्ड इसमें नहीं था, लेकिन यह बात जरूर स्वीकार की जा रही थी कि भारतीय अपना संविधान स्वयं बना सकेंगे। लेकिन भारतीय लीडर्स का सामने से प्रत्युत्तर था कि यह संविधान कब और कैसे बनेगा। तो क्रिप्स प्रस्ताव इसके ऊपर मौन था, या ब्रिटेन का उत्तर यह था कि युद्ध समाप्ति के बाद हम इस पर विचार करेंगे और आपको संविधान बनाने का अधिकार ब्रिटेन की सरकार द्वारा दिया जाएगा। इसी क्रम में बात आगे बढ़ती है। 1942 का सन आता है और ब्रिटेन सरकार की तरफ से इंग्लैंड से एक प्रतिनिधि मंडल भारत भेजा जाता है और उस प्रतिनिधि मंडल में अध्यक्षता करने वाले जो व्यक्ति थे स्टैफोर्ड क्रिप्स के नाम से, एक सदस्यीय आयोग के रूप में यह भारत आता है। और स्टैफोर्ड क्रिप्स वो पहले प्रस्ताव लेकर आने वाले व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय संविधान का निर्माण एक निर्वाचित संविधान सभा से होने की बात कही थी। यानी कि ब्रिटेन सरकार इस बार संविधान सभा शब्द का इस्तेमाल भी कर रही है और साथ में यह संविधान सभा किस प्रक्रिया से बनेगी उसके बारे में भी वो अपना स्टेटमेंट जारी कर रही है। तो क्रिप्स प्रस्ताव में निर्वाचित संविधान सभा का प्रावधान पहली बार किया जा रहा था, लेकिन नेहरू जी वाली डिमांड को यहां स्वीकार नहीं किया जा रहा था, बल्कि यह कहा गया था कि यह संविधान सभा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित की जाएगी, इनडायरेक्टली निर्वाचित की जाएगी। कहने का मतलब भारत की जनता पहले वोट डालकर अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करेगी और वो प्रतिनिधि आगे चलकर संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव करेंगे। यानी कि संविधान सभा का निर्वाचन सीधा जनता द्वारा वोट डालकर नहीं किया जाएगा, उनके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से किया जाएगा। तो ऐसी सभा जो थी वो थी अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सभा।
अब इसमें वोट डालने का अधिकार कौन रखेंगे? तो इसके लिए जो प्रक्रिया इसमें दी गई वो था कि प्रांतीय विधानमंडल के निम्न सदन के सदस्यों द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। आपको मैं बता दूं कि उस समय भारत जो है वो दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक तरफ हमारे पास ब्रिटिश भारत था, ब्रिटिश भारत, और दूसरी तरफ हमारे पास देसी रियासतें थी, देसी रियासतें, यानी कि पूरा भारत जो है वो दो भागों में विभाजित था। ब्रिटिश भारत वाला हिस्सा वो था जहां पर अंग्रेजों का सीधा कानून चलता था या जहां पर ब्रिटेन के आदेशों की डायरेक्ट पालना करवाई जाती थी, जबकि देसी रियासतें जो थी वहां पर ब्रिटेन के कानून न चलकर वहां के राजा जो थे उनका शासन या उनके कानून चला करते थे, उनके आदेश चला करते थे। लेकिन अंग्रेजों ने देसी रियासतों के साथ संधियां कर रखी थी, तो दोनों आपस में सहयोग से ये काम करते थे। तो ये जो ब्रिटिश भारत वाला भाग है ये उस समय 11 प्रांतों में बटा हुआ था, 11 प्रांतों में बटा हुआ था। और भारत का कुछ भाग जो है वो चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों के रूप में हुआ करता था। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र यानी कि ऐसे क्षेत्र जहां पर एक अलग से गवर्नर जनरल कार्य करता था और उसको आदेश ब्रिटेन से ही मिलते थे, लेकिन वो भारत के गवर्नर जनरल के अंडर काम करता था, यानी कि चीफ कमिश्नरी क्षेत्र के रूप में कार्य करता था। तो ये जो 11 प्रांत हुआ करते थे, इन 11 प्रांतों में जो लोअर हाउस होता था, निम्न सदन होता था, ठीक है, उसको प्रांतीय विधानमंडल, प्रांतीय विधानमंडल का निम्न सदन जो हुआ करता था, लोअर हाउस। जैसे आज हमारे कुछ राज्यों के अंदर जो विधानमंडल है उसके दो भाग होते हैं, विधानसभा के रूप में और विधान परिषद के रूप में। विधान परिषद के रूप में ये दो भाग कुछ राज्यों में हमारे आज भी है। उस समय भी ये जो 11 प्रांत है, इन 11 प्रांतों में 6 ऐसे प्रांत हुआ करते थे जहां पर ये दोनों सदन काम करते थे, विधानसभा भी काम करती थी और यहाँ पर विधान परिषद भी काम करती थी। तो ये जो निम्न सदन जो बोला जा रहा है शब्द, ये इस विधानसभा के संदर्भ में बोला जा रहा है, यानी कि इसमें जो निर्वाचन होता था वो जनता द्वारा वोट डालकर किया जाता था। इसका निर्वाचन जनता द्वारा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया जाता। तो ये जनता द्वारा डाले हुए वोट विधानसभा के सदस्यों के रूप में चुने जाते थे और यही सदस्य निम्न सदन के सदस्य थे और इन्हीं निम्न सदन के सदस्यों द्वारा आगे भारत की संविधान सभा का निर्माण किया जाना था। तो भारत में ब्रिटिश भारत वाला जो भाग था उसके जितने प्रांतीय विधानमंडल के सदस्य थे वो वोट डालकर अप्रत्यक्ष रूप से भारत की संविधान सभा का निर्वाचन करेंगे। तो यहाँ जो क्रिप्स प्रस्ताव में बात लिखी गई थी कि प्रांतीय विधानमंडल जो है, प्रांतीय विधानमंडल उसके निम्न सदन के सदस्यों द्वारा यह संविधान सभा जो है उसका चुनाव किया गया। अब इस बात को भी भारतीयों ने सेम उसी उत्तर के ऊपर वापस लौटा दिया कि संविधान सभा कब बनेगी, कैसे बनेगी, इसकी प्रक्रिया हमें बताई जाए, इसकी डेट हमें दी जाए। तो सेम वही बात थी कि एक बार द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाए उसके बाद ब्रिटेन सरकार इस संदर्भ में आपको एक अलग से प्रतिनिधि मंडल भेजेगी और आपका संविधान जो है उसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 1945 के अंदर द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है 1945 में, और ठीक उसी समय ब्रिटेन के अंदर सत्ता परिवर्तन होता है और ब्रिटेन में लेबर पार्टी जो है उनकी सरकार बनती है, लेबर पार्टी सत्ता में आती है और लेबर पार्टी के सत्ता में आने पर वहां के प्रमुख नेता लेबर पार्टी के एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं और प्रधानमंत्री बनने के साथ ही उन्होंने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में एक बात कही थी कि अगर लेबर पार्टी की सरकार बनती है तो हम जल्दी ही भारत को स्वतंत्रता प्रदान करेंगे। तो जैसे ही सरकार सत्ता परिवर्तन हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, एटली के द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने और भारतीयों की पुरानी मांग कि भारतीय अपना संविधान स्वयं बनाएंगे, संविधान सभा के माध्यम से बनाएंगे, उस मांग को भारतीयों के सामने पूरा करने के लिए उन्होंने एक मिशन भारत भेजते हैं जिसका नाम था कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के नाम से 3 सदस्यों वाला ये आयोग भारत आता है और इस जो कैबिनेट मिशन है इसमें कई सारे 3 मुख्य कैबिनेट मंत्री शामिल थे वहां के, इसलिए इस मिशन को हम कैबिनेट मिशन के नाम से बोलते हैं। इस कैबिनेट मिशन के अंदर एक व्यक्ति के रूप में स्टैफोर्ड क्रिप्स भी शामिल थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स जो क्रिप्स प्रस्ताव लेकर आए थे। एक वहां के मंत्री थे एवी अलेक्जेंडर के नाम से, वो इसमें शामिल हुए थे और तीसरे व्यक्ति जो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे
वो थे पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस, तो इन तीनों का ये संयुक्त कैबिनेट मिशन भारत आता है और इस मिशन में पहली बार संविधान सभा के निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया वर्णित की गई थी। तो यहां तो केवल सैद्धांतिक रूप से स्वीकारा जा रहा है, सैद्धांतिक रूप से संविधान सभा के निर्माण की मांग को सबसे पहले क्रिप्स प्रस्ताव में स्वीकारा जा रहा है, लेकिन इसी सैद्धांतिक मांग को व्यवहारिक रूप देने के लिए, प्रैक्टिकली इसको अप्लाई करने के लिए जो मिशन भारत आ रहा है वो है कैबिनेट मिशन के नाम से। तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा के निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया, कब चुनाव होंगे, कितनी सीटें होंगी, किस समुदाय को कितनी सीटें मिलेगी, ये सारी तमाम प्रक्रिया जो है वो इस मिशन के अंतर्गत स्पष्ट की जा रही थी। तो अब हम जो आगे चर्चा करने वाले हैं वो इसी कैबिनेट मिशन के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि ये मिशन भारत में किस तरह से संविधान सभा के निर्माण को अंजाम देता है। तो सबसे पहले हम इसके कुछ एक प्रावधान देखते हैं कि इस मिशन ने क्या क्या बातें कही थी। तो इनमें पहली बात सेम वही थी जो ऊपर क्रिप्स मिशन कह चुका है या क्रिप्स प्रस्ताव कह चुका है कि भारत के संविधान सभा प्रांतीय विधानमंडल के निम्न सदन के सदस्यों द्वारा एक विशेष प्रणाली से चुनी जाएगी जिसका नाम है अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा प्रांतीय विधानमंडल के निम्न सदन के सदस्यों द्वारा यह सभा चुनी जाएगी, यानी कि इस सभा के अंदर जितने सदस्य शामिल होंगे उनका चुनाव, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानमंडल के द्वारा ही किया जाएगा, उसके भी लोअर हाउस या निम्न सदन के द्वारा किया जाएगा, और साथ ही प्रणाली जो इसमें अपनाई जाएगी वो होगी अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। इसके द्वारा संविधान सभा का निर्माण पूरा होगा। अब बात आई कि सीटों की संख्या या संविधान सभा में कितने सदस्य शामिल होंगे, इसका आधार क्या रखा जाएगा। तो इस योजना के अंतर्गत इसको मुख्य आधार के रूप में जिसका उपयोग किया गया वो थी भारत की पॉपुलेशन, भारत की जनसंख्या। और इसमें यह बात कही गई कि प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर, हर एक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य या एक प्रतिनिधि निर्वाचित किया जाएगा, एक प्रतिनिधि का चुनाव किया जाएगा संविधान सभा के लिए। मान लो किसी प्रांत की जनसंख्या 2 करोड़ है तो वहां से 20 सदस्य इसमें शामिल हो जाएंगे। किसी प्रांत की जनसंख्या 1 करोड़ है तो वहां से 10 सदस्य संविधान सभा के लिए निर्वाचित कर लिए जाएंगे। तो पहला तो इसमें निर्वाचक मंडल कौन होगा, इलेक्टोरल कॉलेज किसके द्वारा बनेगा, और दूसरा सीटों की संख्या किस आधार पर निकाली जाएगी। तो सीटों की संख्या निर्धारित करने का आधार जो रखा गया वो रखा गया जनसंख्या। आगे चलते हैं अपने, और क्या प्रावधान इसमें रखे गए थे। देखिए, सीटों की संख्या जब निर्धारित हुई तो जैसा मैं बता चुका हूं कि उस समय भारत 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक हमारे पास ब्रिटिश भारत के रूप में है, एक पार्ट हमारे पास ब्रिटिश भारत के रूप में है, और दूसरा पार्ट जो है वो हमारे पास देसी रियासतों के रूप में। और इन दोनों की सीटों को मिलाकर जो संख्या डिसाइड हुई पूरे भारत में वो थी संविधान सभा की 389 सीटें भारतीय संविधान सभा के लिए निर्धारित की गई थी कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। और इन 389 सीटों का 2 अलग अलग भागों में विभाजन किया गया। पहली जो सीटों की संख्या थी वो थी ब्रिटिश भारत के लिए, जिनकी टोटल नंबर ऑफ सीट्स थी 296 सीटें, जबकि देसी रियासतें जो उस समय हमारी थी उनके लिए जो सीटें रखी गई या निर्धारित की गई वो सीटें थी 93 सीटें। अब ब्रिटिश भारत चूंकि मैंने बताया 2 भागों में बटा हुआ था हमारे पास, एक तो 11 प्रांतों के रूप में बटा हुआ था और दूसरा इसका जो मुख्य भाग था वो था उच्चायुक्त प्रांत या कमिश्नर प्रांतों के रूप में, उच्चायुक्त प्रांत या कमिश्नर प्रांतों के रूप में, और एक इसका भाग था हमारे 11 प्रांतों के रूप में। तो 11 प्रांतों से जो टोटल सीटें निकल के आई वो निकल के आई 292 सीट्स, 292 सीटें। उस समय जो 11 प्रांत है उन 11 प्रांतों की सीटों की संख्या जो डिसाइड हुई वो ही 292 सीटें। और इन 292 सीटों के अंदर सबसे ज्यादा सीटें जिस प्रांत से आती हैं वो है संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत आज का हमारा उत्तर प्रदेश कह लें हम, उस समय भी जनसंख्या के अनुसार भारत का सबसे बड़ा प्रांत हुआ करता। तो संयुक्त प्रांत से सर्वाधिक सदस्यों का निर्वाचन किया जाना निश्चित हुआ था और इसकी संख्या थी 55। इसके बाद
सेकंड हाईएस्ट सीटें जो थी वो थी मद्रास प्रांत से, आज का तमिलनाडु वाला क्षेत्र मान सकते हैं अपने इसको। और थर्ड जो सबसे ज्यादा सीटें जो डिसाइड हुई थी वो थी बिहार प्रांत के लिए। तो ये कुल मिलाकर भारत में उस समय 11 प्रांत हुआ करते थे और 11 प्रांतों के लिए जो सीटों की संख्या थी वो 292 थी। और इसमें 3 सबसे ज्यादा सीटों वाले जो प्रांत थे उनका क्रम अगर अपने देखें तो संयुक्त प्रांत, नंबर सेकंड पे मद्रास प्रांत और नंबर थर्ड पर अगर अपने बात करें तो बिहार प्रांत के रूप में। अब बात अगर अपने करें चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों की, तो इसमें 4 ऐसे चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे जिनकी जनसंख्या 10 लाख को पार करती या जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक थी। तो उनके लिए प्रत्येक के लिए एक एक सीट चीफ कमिश्नरी प्रांतों के रूप में डिसाइड की गई थी। उसमें एक प्रदेश हमारे राजस्थान का भी था, इसमें अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा, इसके लिए सीट एक डिसाइड की गई। दिल्ली उस समय का दूसरा चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, यहां से भी एक सीट। और थर्ड वर्तमान पाकिस्तान वाले क्षेत्र में आने वाला बलूचिस्तान, बलूचिस्तान ये भी एक चीफ कमिश्नरी क्षेत्र के रूप में था। और एक क्षेत्र दक्षिण भारत का था जिसको हम कुर्ग नाम देते हैं, कुर्ग। तो वर्तमान में अगर हम बात करें तो कर्नाटक जो राज्य है उसका एक जिला, उसका एक भाग कुर्ग के रूप में है। ये भी उस समय चीफ कमिश्नरी क्षेत्र के रूप में ब्रिटेन सरकार के अंतर्गत आता। तो 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से 4 सीटें डिसाइड की गई, दोनों को मिला के 296 सीटें उस समय ब्रिटिश भारत से डिसाइड की गई कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत। अब इसका दूसरा भाग जो हमारे पास देसी रियासतों के रूप में था, उसके लिए मैं बता चुका हूं 93 सीटें डिसाइड हुई थी। और उन 93 सीटों में सबसे ज्यादा सीटें जो डिसाइड हुई थी वो हैदराबाद के लिए, सबसे ज्यादा सीटें हैदराबाद के लिए डिसाइड हुई थी। और इन सीटों की संख्या अगर देखें तो वो थी 16 सीटें। हैदराबाद रियासत उस समय की जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ी रियासत हुआ करती थी भारत की, अकेली 16 सीटें हैदराबाद रियासत को डिस्ट्रीब्यूट की जाती। वो अलग बात है कि हैदराबाद भारत की उन तमाम रियासतों में एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसके सदस्य अंतिम समय तक भारत की संविधान सभा का भाग नहीं बने थे। यानी कि हैदराबाद की 16 की 16 सीटें संविधान सभा में वैकेंट रही थी, रिक्त रही थी। उसमें संविधान सभा के अंदर हैदराबाद की तरफ से कोई भी मेंबर शामिल नहीं हुआ था। तो सबसे ज्यादा संख्या वाला जो अगर देखें जो कैबिनेट मिशन योजना में जिस रियासत को दी गई थी वो तो हैदराबाद था। और सेकंड हाईएस्ट जो था वो मैसूर रियासत को दिया गया था, मैसूर रियासत को, और इसकी संख्या थी 7। तो मैसूर रियासत के सदस्य संविधान सभा में शामिल हुए थे, मैसूर रियासत के सदस्य संविधान सभा का भाग बने थे। इसलिए अगर हम ये बात कहें कि संविधान सभा में सर्वाधिक सदस्य भेजने वाली रियासत कौन सी थी या सबसे ज्यादा निर्वाचन, सबसे ज्यादा सदस्य किस रियासत के संविधान सभा में आए थे, तो वो रियासत थी मैसूर रियासत। जबकि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जिस रियासत को सबसे ज्यादा सीटें आवंटित की गई थी वो थी हैदराबाद रियासत। लेकिन ऐसी रियासत जिसका कोई भी सदस्य संविधान सभा का हिस्सा नहीं बना था वो हमारे पास थी हैदराबाद रियासत के रूप में। ठीक, तो ये 2 अलग अलग प्रकार से सीटों का विभाजन किया गया। अब इन सीटों के ऊपर चुनाव होने थे, चुनाव होने थे। तो चुनाव का जो प्रक्रिया रखी गई थी वो तो मैंने आपको बता दी, लेकिन चुनाव कितनी सीटों पर हो रहे थे अब मेन बात ये। तो चुनाव चूंकि विधानमंडल के द्वारा किया जा रहा था और विधानमंडल प्रांतों में भी था और उच्चायुक्त प्रांतों में भी था, यानी कि कमिश्नरी क्षेत्रों में भी विधानमंडल काम कर रहा था और 11 जो प्रांत है इनमें भी विधानमंडल काम कर रहा था। लेकिन देसी रियासतों में विधानमंडल नाम की चीज नहीं थी, यहां कोई विधानमंडल नहीं था। विधानमंडल नहीं था इसका मतलब यह हुआ कि यहां से जो 93 सदस्य आने हैं उनका चुनाव या उनका निर्वाचन नहीं किया जाएगा, अप्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा उनका निर्वाचन नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब आगे जब इस योजना के अनुसार चुनाव आयोजित होंगे तो वो चुनाव केवल या निर्वाचन केवल 296 सीटों के लिए ही होगा, 93 सीटों के लिए चुनाव आयोजित नहीं हुए थे। तो फिर इनका आधार क्या रखा गया था वो हम आगे चर्चा करेंगे कि इन देसी रियासतों के जो सदस्य हैं उनको डायरेक्टली मनोनीत किया गया, उनको डायरेक्टली नॉमिनेट किया गया था राजा की तरफ से, या राजा के जो उस समय जो प्रजामंडल आंदोलन चल रहे थे या जो भी उस समय रियासत के मुख्य नेता हुआ करते थे उनके साथ विचार विमर्श करके
एक समिति बनाकर, एक वार्तालाप समिति का गठन करके ये जो देशी रियासतों के सदस्य थे इनको डायरेक्टली नॉमिनेट किया जाता है, मनोनीत किया जाता है, जबकि ये जो ब्रिटिश भारत से 296 जो सदस्य चुन करके संविधान सभा में आए थे इनका निर्वाचन होता है, इनका निर्वाचन होता है। अब कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत एक विभाजन तो हमने ये देखा कि हमने सीटों का विभाजन ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों के रूप में कर दिया। अब हम दूसरा एक विभाजन इसमें और पढ़ने वाले हैं कि ये जो सीटें थी हमारी जिनके ऊपर चुनाव होने थे, 296 सीटें, 296 सीटें, इन 296 सीटों में 296 सीटों में 4 सीटें ऐसी थी जो अभी मैंने बताया कमिश्नरी क्षेत्रों से थी, कमिश्नरी क्षेत्रों से थी, और 292 सीटें जो थी, 292 सीटें जो थी वो प्रांतों से थी, वो प्रांतों से थी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो प्रांतों वाली 292 सीटें हैं, इन 292 सीटों को आगे अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत 3 श्रेणियों में बांटा गया था। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के द्वारा प्रांतों की 292 सीटों को 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या होती है इसके बारे में अगर हल्का सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दूं तो किसी भी क्षेत्र की जितनी जनसंख्या होती है, जैसे 100% भारत की अगर जनसंख्या को माने हम, तो इस 100% जनसंख्या में 3 अलग अलग कैटेगरी की जनसंख्या को शामिल किया गया। एक उसमें थी सामान्य कैटेगरी, एक उसमें थी मुस्लिम कैटेगरी, एक उसमें शामिल की गई थी सिख कैटेगरी। सामान्य कैटेगरी जिसमें हिंदू, जैन, बौद्ध, ईसाई, पर्शियन वगैरह सारे शामिल थे। दूसरा जो समुदाय इसमें धर्म के आधार पर रखा गया वो मुस्लिम श्रेणी के रूप में रखा गया, और तीसरा इसमें जो सीटें रखी गई वो सिख कम्युनिटी की सीटें रखी गई। अब इस 100% जनसंख्या में जिस वर्ग का जितना प्रतिनिधित्व था, मान लो कि 70% इसमें सामान्य कैटेगरी के लोग थे, तो टोटल जो संविधान सभा की सीटें थी 292, उनका 70% हिस्सा जो है वो सामान्य को दे दिया गया, सपोज दैट। इसके बाद में मान लो 25% उस समय मुस्लिम जनसंख्या थी भारत की, तो टोटल जो 292 सीटें हैं उन 292 सीटों का 25% सीटें जो है वो मुस्लिमों के लिए दे दी गई। यह सिर्फ एक उदाहरण बता रहा हूं मैं, 25% 70% इनका, और मान लो 5% जनसंख्या सिखों की थी उस समय, तो टोटल जो 292 सीटें हैं इन 292 सीटों का 5% सीटें जो रिजर्व रख दी गई वो रख दी गई सिखों के लिए। तो इस आधार पर जब अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर विभाजन किया गया सीटों का, तो उसमें 292 सीटें जो थी उनको 3 कैटेगरी में रखा गया। सामान्य कैटेगरी, इसकी सीटों की संख्या हमारी डिसाइड हुई 210 सीटें जनरल कैटेगरी को दी गई, 78 सीटें मुस्लिम श्रेणी के कैटेगरी के लोगों को दी गई, और 4 सीटें जो है वो इसमें सिख कैटेगरी के लोगों को दी गई। अब जब अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू हो जाती है तो इसमें जैसे मुस्लिम सीटें हैं या मुस्लिम श्रेणी है, तो इसमें इन सीटों के ऊपर यानी कि 78 सीटों के ऊपर चुनाव केवल और केवल मुस्लिम उम्मीदवार ही लड़ सकता है, जो मुस्लिम धर्म से आता है, मुस्लिम समुदाय से आता है, वही व्यक्ति इस सीट के ऊपर निर्वाचन के योग्य होगा, और केवल वही समुदाय उसको वोट डालेगा, केवल वही समुदाय उसको वोट करेगा। तो इस आधार पर अनुपातिक प्रतिनिधित्व यानी कि अनुपात में प्रतिनिधित्व देना, और अनुपात हम देख ही चुके हैं कि इस पूरे कैबिनेट मिशन योजना का आधार जो था वो जनसंख्या था। तो जनसंख्या का अनुपातिक प्रतिनिधित्व जो है वो 3 कैटेगरी के रूप में दिया गया। तो आपसे पूछ लिया जाए कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली कितनी सीटों के लिए लागू की गई थी, तो वो सीटें थी हमारी 292। अब आप सोच रहे होंगे कि इन 4 पर क्यों नहीं लागू किया गया, 4 कमिश्नरी क्षेत्रों को क्यों छोड़ दिया गया? क्योंकि इनमें सीटों की संख्या एक ही थी सभी में, तो एक सीट का आरक्षित या अनुपातिक प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता, इसलिए उनमें कोई भी कैंडिडेट चुनाव लड़ सकता था, किसी भी श्रेणी का हो सकता था, कोई भी श्रेणी का व्यक्ति उसको वोट डाल सकता। तो इस वजह से कमिश्नरी क्षेत्रों के अंदर अनुपातिक प्रतिनिधित्व को लागू नहीं किया गया, जबकि प्रांतों के लिए जो 292 सीटें थी उनके लिए ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व लागू हुआ, और इसमें 3 अलग अलग कैटेगरी के सीट जो हैं उनको डिवाइड कर दिया गया। तो एक तो हमने पढ़ा कि हमारे भारत की टोटल सीटें जो है 389 वो एरिया के हिसाब से बंटी है ब्रिटिश भारत के रूप में, और दूसरी हमारे पास देशी रियासतों के रूप में। और अब जो हमने विभाजन किया है
वो उन्हीं 292 सीटों का जो प्रांतीय सीटों के रूप में हमारे सामने है, और उनमें हमने अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अंतर्गत 3 श्रेणियां बना दी। आगे चलें अपने, तो संविधान सभा का निर्वाचन अगर हम देखें तो अप्रत्यक्ष तरीके से हुआ था, एक विशेषता के रूप में अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट तरीके से हुआ था। ये आंशिक रूप से चुनी हुई, क्योंकि ये जो 296 सीटें हैं इनके लिए निर्वाचन हो रहा है, इसलिए ये तो आंशिक रूप से चुनी हुई सीटें हैं। और मैंने बताया आपको कि जो देशी रियासतों वाली सीटें थी उनके जो सदस्य थे वो मनोनीत सदस्य थे। तो कहने का मतलब हमारी जो संविधान सभा बनी थी वो संविधान सभा कुछ मनोनीत थी और अधिकांश थे वो निर्वाचित। तो निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार के प्रतिभागी जो है, दोनों प्रकार के प्रतिनिधि जो हैं वो संविधान सभा के अंदर शामिल हुए थे। और विशेषता देखें, देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन जो संविधान सभा के लिए निर्वाचित होकर जा रहे थे या संविधान सभा में मनोनीत किए जा रहे थे, उनका चयन जो है वो एक वार्तालाप समिति बनाकर रियासतों के प्रमुख द्वारा किया जाना था। यानी कि वो मनोनीत सदस्य थे और मनोनीत सदस्य जो है वो राजा के द्वारा वार्तालाप समिति की सिफारिश के अनुसार संविधान सभा में भेजे जा रहे थे। तो ये हमारी संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार कैसे बनी, इसकी मोटी मोटी बातें हमने सारी इसमें देख ली है। दोबारा अगर हम एक बार इसको रिवाइज करके देखें तो यहां से हम समझ सकते हैं इसको कि इसमें जो निर्वाचक मंडल बनाया गया था, जो सदस्यों का निर्वाचन कर रहा था, वो प्रांतीय विधानमंडल के निम्न सदन के सदस्यों से किया जा रहा था। उसके लिए जो प्रणाली अपनाई जा रही थी वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली अपनाई जा रही थी। इसमें जो सीटें डिसाइड की जा रही थी वो जनसंख्या के आधार पर डिसाइड हो रही थी, और जनसंख्या का आधार जो रखा जा रहा था वो प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को रखा जा रहा था। अब इस आधार पर जब पूरे भारत में सीटें निकल कर आई तो वो डिसाइड हुई 389 सीटें, और वो 389 सीटें दो अलग अलग भागों के रूप में, ब्रिटिश भारत के रूप में 296 और देशी रियासतों के रूप में 93 सीटें। और ब्रिटिश भारत के दो भाग अगर अपने करें तो 11 प्रांतीय भाग जिनसे 292 सीटें आई, और बचा हुआ जो उच्चायुक्त या कमिश्नर प्रांत थे जो 4 थे, तो इनसे एक एक सीटें 4 सीटों के रूप में। फिर इन सीटों का अनुपातिक प्रतिनिधित्व के हिसाब से भी हमने बंटवारा किया, इस कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुआ, जिसमें सामान्य कैटेगरी के लिए 210 सीटें, मुस्लिम कैटेगरी के लिए 78 सीटें और सिख कैटेगरी के लिए 4 सीटें डिसाइड हुई। तो कहने का मतलब जो 292 सीटें थी, 292 सीट्स थी, उनका अनुपातिक प्रतिनिधित्व भी किया गया था, उनको लागू भी किया गया था। तो संविधान सभा जो है वो हमारी अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित भी हुई थी और कुछ मनोनीत भी हुई थी। तो दोनों ही प्रकार की प्रकृति संविधान सभा की थी, मनोनीत सदस्यों के रूप में भी शामिल थे और निर्वाचित सदस्यों के रूप में भी शामिल थे। ठीक, और जो देशी रियासतों के प्रतिनिधि हैं उनका चयन जो किया जा रहा था वो राज प्रमुखों द्वारा किया जा रहा था, वहां के राजाओं द्वारा किया जा रहा था, और एक वार्तालाप समिति बनाकर उनका सामान्य सहमति से चयन किया जा रहा था। चलिए आगे बढ़े अगर अपने, अब जुलाई अगस्त 1946 इस संविधान सभा की 296 सीटें जो थी उनके लिए निर्वाचन होता है, 296 सीट्स के लिए निर्वाचन हो रहा है। तो यह भी आप ध्यान रखना कि संविधान सभा की कितनी सीटों के लिए निर्वाचन किया गया था जुलाई अगस्त 1946 में, तो वो सीटें थी हमारे पास 296 सीटें, 296 सीट्स। अब 296 सीट्स का जब रिजल्ट आया, चुनाव का परिणाम आया, तो उस समय की दो बड़ी पार्टियां, एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में और दूसरी मुस्लिम लीग के रूप में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कुल मिलाकर 208 सीटों पर विजय हासिल की, 208 सीट्स, 208 सीटें, जबकि मुस्लिम लीग जो है वो 73 सीटें जीत कर आई, 73 सीटें जीत कर आई। इसके अलावा संविधान सभा के लिए निर्दलीय सदस्य, इंडिपेंडेंट जो मेंबर्स थे, वो भी 8 की संख्या में सिलेक्ट होकर आए थे, निर्वाचित होकर के आए थे। और अन्य जो उस समय की छोटी छोटी 7 पार्टियां और थी, उनको हर एक को एक एक सीट उस समय मिली। तो कहने का मतलब दो तो बड़ी मुख्य पार्टियां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में जिसको टोटल सीटों का 208 सीटें मिली 296 में से, मुस्लिम लीग को सीटों की संख्या डिवाइड आई 73, निर्दलियों को 8 सीटें, अन्य दलों को 7 सीटें। अब ये जो 296 सीटें थी, इनमें कुछ महिलाओं जो हैं उनका भी निर्वाचन हुआ था। तो ओवरऑल अगर अपने देखें, ओवरऑल संविधान सभा के लिए 15 महिलाएं चुनी गई थी,
15 महिलाएं जो है, वुमेन्स जो है, वो संविधान सभा के लिए चुनी गई थी, ठीक है। लेकिन इनमें एक महिला ऐसी भी थी जिसका निर्वाचन नहीं हुआ था, जिसका मनोनयन हुआ था, रियासत की तरफ से शामिल हुई थी वो महिला। उसके आगे हम संविधान सभा में महिलाओं में चर्चा करेंगे। तो संविधान सभा में शामिल होने वाली महिलाओं की संख्या हमारे पास कितनी थी? 15 महिलाएं थी। इसके अलावा इसमें अनुसूचित जाति यानी कि एससी वर्ग का जो रिजर्वेशन था, उसके हिसाब से जो सदस्य इसमें चुनकर आए थे वो थे 26 सदस्य। अनुसूचित जनजाति समुदाय से 34 सदस्य इसमें चुनकर आए थे। कहने का मतलब यह हुआ कि लगभग 60 की संख्या में, 60 की संख्या में जो मेंबर्स हैं वो अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय से भी संविधान सभा में शामिल हुए थे या संविधान सभा के लिए चुने गए थे। अब इन चुनावों का रिजल्ट ये हमारे सामने था और इस रिजल्ट को आने के बाद मुस्लिम लीग के द्वारा अपनी जो पुरानी एक मांग थी, जो 1940 के समय से ही वो उठाते आ रहे थे कि हमें एक अलग मुस्लिम राष्ट्र चाहिए, हमें अलग पाकिस्तान चाहिए, वो मांग अब चुनाव परिणाम के बाद मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में एक तरीके से पूरे चरम के ऊपर भारतीयों के सामने उठ रही थी, भारत में उठ रही थी, ब्रिटेन सरकार के समक्ष उठ रही थी कि हमें अब अलग राष्ट्र चाहिए पाकिस्तान के रूप में। और मुस्लिम लीग इस संविधान सभा का पूरी तरीके से बहिष्कार करती है, यानी कि कोई भी मुस्लिम लीग का 73 मेंबर में से कोई भी सदस्य जो है वो संविधान सभा में शामिल नहीं होगा, भारतीय संविधान निर्माण में शामिल नहीं होगा। हमें अलग संविधान चाहिए, अलग राष्ट्र चाहिए, हमें पाकिस्तान चाहिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगस्त में जब चुनाव परिणाम आ जाते हैं, अगस्त 1946 में, तो आगे हम देखेंगे कि यह संविधान सभा अपनी कार्य प्रणाली शुरू करती है दिसंबर 1946 में, दिसंबर 1946 में। तो ये जो 3 महीनों के बीच का गैप था एक तरीके से, इस गैप में भारत के तमाम उस समय के बड़े नेताओं के द्वारा, राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं के द्वारा मोहम्मद अली जिन्ना को इस बात के लिए मनाया जा रहा था कि आप विभाजन का पक्ष न लें, आप भारत में ही रहें और भारत की संविधान सभा के अंदर आप शामिल होइए। आपकी जितनी भी समस्याएं हैं, आपकी जितनी भी शंकाएं हैं, आपकी जितनी भी चुनौतियां हैं, वो सारी संविधान सभा में सुनी जाएगी और भारतीय संविधान का निर्माण अल्पसंख्यकों के हितों को देखते हुए किया जाएगा। तो आगे हम एक उद्देश्य प्रस्ताव भी पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर में। उस उद्देश्य प्रस्ताव में स्पेशली 2 ऐसी बातें लिखी गई थी जो मुस्लिम लीग को मनाने के लिए या मुस्लिम लीग के सदस्यों को संविधान सभा में शामिल करवाने के लिए विशेष प्रावधान के रूप में रखी गई थी। लेकिन इसके बावजूद भी मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा में शामिल होने के लिए तैयार नहीं हुए और अंत तक 1947 तक आते आते भारत की विभाजन की रूपरेखा बना दी जाती है और भारत और पाकिस्तान नाम के 2 अलग अलग डोमिनियन स्टेट बना दिए जाते हैं और दोनों के लिए अलग अलग संविधान सभा का गठन जो है वो कर दिया जाता है। तो कहने का मतलब हमारी जो संविधान सभा थी, उस संविधान सभा की मांग राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कब से उठना शुरू हुई, कब उस मांग को अंग्रेजों ने स्वीकारा, किस रूप में स्वीकारा और अंत में किस योजना के अंतर्गत भारत की संविधान सभा का निर्माण हुआ, उसके चुनाव हुए, उसके सीटों का संख्या का निर्धारण हुआ, वो सारी बातें हमने इस वीडियो लेक्चर में समझी है। अब इसी वीडियो लेक्चर का सेकंड पार्ट हम संविधान सभा की कार्यप्रणाली और किस प्रकार उसने भारतीय संविधान का निर्माण किया था उसके संदर्भ में पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी लोग इस वीडियो लेक्चर के बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उसी संविधान सभा का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।